तो आज हम बात कर रहे हैं पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच के तरीकों पर। ये कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से आती है, जहां वो अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर पैसे और बिजनेस की कमाल की समझ रखते थे। वो थे रिच डैड। और इन्हीं दोनों की सोच का जो टकराव है या फर्क है, उसी पर कियोसाकी की पूरी फिलॉसफी बेस्ड है। बिल्कुल। पुअर डैड की सलाह क्या थी? वही जो हम सब सुनते आए हैं ज्यादातर, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, और बढ़िया सेफ नौकरी पकड़ लो। हाँ, बिल्कुल पारंपरिक रास्ता। हाँ, एकदम सुरक्षित रास्ता। लेकिन रिच डैड, उनकी सोच तो एकदम उल्टी थी। हाँ, वो क्या कहते थे? उनका क्या नजरिया था? रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा कुछ बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। फोकस नौकरी ढूंढने पर नहीं, बल्कि वो पैसा बनाने वाली चीजें यानी संपत्ति बनाने पर था। अच्छा, संपत्ति, यहीं पर वो एसेट और लायबिलिटी वाली बात आती है ना, संपत्ति और देनदारी। हाँ बिल्कुल, ये कियोसाकी के सिखाने का सबसे जरूरी हिस्सा है, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। तो ये है क्या? आसान भाषा में कैसे समझा जाए, क्योंकि कई लोग सुनते हैं पर शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, रिच डैड का फॉर्मूला बहुत सीधा साधा था। संपत्ति या एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है रेगुलरली, भले आप एक्टिवली काम न भी कर रहे हो। अच्छा, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, या मान लीजिए स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जो अपने आप चल रहा है, आपको मुनाफा दे रहा है। ये सब संपत्ति है। ठीक है। और देनदारी, लायबिलिटी? देनदारी या लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा है। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा लगातार निकालती है। जैसे कि घर का लोन, कार का लोन। हाँ बिल्कुल, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल जो बढ़ता जा रहा है, ये सब देनदारियां हैं, ये पैसा ले जाती हैं। तो इस हिसाब से तो वो घर जिसमें हम खुद रहते हैं, जिसकी ईएमआई भर रहे हैं, वो टेक्निकली एक देनदारी हुई, संपत्ति नहीं। ये बात तो काफी लोगों को हजम नहीं होती। हाँ, और ये कियोसाकी के सबसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स में से है। उनका तर्क सीधा है, अगर वो घर आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा बल्कि निकाल रहा है मेंटेनेंस, टैक्स, ईएमआई के रूप में, तो वो देनदारी है। असली खेल कैश फ्लो का है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। कैश फ्लो, ये शब्द जरूरी है। बहुत जरूरी। रिच डैड कहते थे अमीर लोग संपत्ति खरीदते, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग अक्सर देनदारियां खरीदते, ये सोचकर कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा घर वगैरह। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। अच्छा, इसी सोच से जुड़ा हुआ वो सवालों वाला एंगल भी था ना, कि पुअर डैड और रिच डैड सवाल कैसे पूछते थे? हाँ बिल्कुल। पुअर डैड अक्सर क्या कहते थे? मैं ये खरीद नहीं सकता। ये एक तरह का फुल स्टॉप है। हाँ, बात वहीं खत्म, आगे सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन रिच डैड वो पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? कैसे? ये फर्क है। हाँ, ये सवाल जो है ना, ये दिमाग को काम पर लगा देता है। वो समाधान ढूंढने लगता है, नए रास्ते सोचने लगता है। ये सिर्फ महंगी चीज खरीदने के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नजरिया है, एक एटीट्यूड है। तो एक सोच आपको रोकती है और दूसरी आपको दौड़ाती है समाधान की तरफ। सही कहा। और रिच डैड सिर्फ सवाल पूछने तक नहीं रुकते थे, वो पैसे के जो नियम हैं उनको समझने पर जोर देते थे। पैसे के नियम? जैसे टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे अमीर लोग टैक्स का फायदा उठाते हैं लीगली, कॉर्पोरेशंस क्यों बनाते हैं लोग, निवेश कैसे करना है। वो मानते थे कि स्कूल हमें अच्छा नौकर, अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है। हाँ। लेकिन पैसा कमाना, उसे संभालना, उसे बढ़ाना नहीं सिखाता। इसी गैप को वो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ या आर्थिक साक्षरता कहते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ बजट बनाना या पैसे बचाना ही नहीं है, इसका दायरा और बड़ा है। हाँ, कियोसाकी के हिसाब से तो बहुत बड़ा है। इसमें अकाउंटिंग की बेसिक समझ होनी चाहिए, नंबर्स क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिंग की समझ यानी पैसे से पैसा कैसे बनता है, मार्केट की समझ, सप्लाई डिमांड ट्रेंड्स, और कानून की भी थोड़ी समझ, खासकर टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ से जुड़े फायदे। अच्छा, ये तो काफी कुछ है। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ ज्यादा कमा लेना काफी नहीं है। अगर आपको उसे रखना और उसे काम पर लगाना नहीं आता, तो वो पैसा टिकेगा नहीं।
कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना रखते हैं और उसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि आर्थिक आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो सिर्फ आपकी सैलरी स्लिप या आपकी डिग्री पर डिपेंड नहीं करती। नहीं करती। वो डिपेंड करती है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर, आपकी पैसे की समझ पर, और आप उस समझ को इस्तेमाल करके कैसे संपत्ति बनाते हैं और देनदारियों से बचते हैं। हाँ, मतलब पहले सोच बदलो, फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ाओ। हाँ, और फिर एक्शन लो, संपत्ति बनाने पर फोकस करो, लगातार सीखते रहो। तो आज की ये जो हमारी पड़ताल थी, इसे हम शायद इस विचार पर खत्म कर सकते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए काम करने और पैसे से अपने लिए काम करवाने, इस फर्क को समझना कितना जरूरी है। ये हमारी पूरी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचिए, अगर हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ वाली सोच को बढ़ावा मिले, तो शायद तस्वीर कुछ और ही हो। बिल्कुल सोचने वाली बात है, शक्तिशाली विचार है। हाँ, और स्रोत इसे एक चुनाव की तरह सामने रखता है, एक विकल्प कि व्यक्ति किस रास्ते पर चलना चाहता है। क्या वो उस सोच को अपनाना चाहता है जो संपत्ति बनाने और सीखने पर जोर देती है, यानी रिच डैड वाली सोच, या फिर उस पारंपरिक सोच के साथ ही रहना चाहता है जो सिर्फ वेतन वृद्धि के इंतजार में है। स्रोत में लिखा है, तो दोस्तों, क्या आप भी एक रिच डैड बनना चाहते हो या फिर पुअर डैड की सोच में जीना चाहते हो? फैसला आपका है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे से जुड़े जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वो किस मानसिकता से ले रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। शायद आज अपनी सोच में या अपने काम करने के तरीके में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो स्रोत में बताई गई रिच डैड की सोच के थोड़ा और करीब ले जाए।